हमारा लड़का वो बीमार है, ट्रीटमेंट के लिए हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे। हम हमेशा उसको पास ही रखते थे। वो दवाई लेने गए ना, हमारे पास में ही खड़ा था वो। ये कल दोपहर की बात है? जी सर। उसको ढूंढ लीजिए सर, वो खुद मैनेज नहीं कर सकता। क्या हुआ उसे? वो थोड़ा मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अकेले खुद कर भी नहीं सकता सर। उसको ढूंढना पड़ेगा सर, ढूंढ लीजिए। संजय नाम है? जी सर, संजय मूर्ति, 35 साल का है। क्या है भाई, कौन हो तुम? बोला था ना तेरे को, ये आरटीआई के चक्कर में मत पड़। बहुत हीरो बनने का शौक है तेरे को। तुझे क्या लगा तू अपनी इस आरटीआई से सबके कपड़े फाड़ देगा और हम भजन कीर्तन करेंगे, आरती उतारेंगे तेरी? देखो, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, और तुम्हारी इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। चलो हटो, अब रास्ता छोड़ो। रास्ता तो हम छोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले तू ये दुनिया छोड़ेगा। ये रही आपकी चाय। गरिमा, प्रदीप का मर्डर हो गया। क्या? हेलो। क्यों बे दीपक उपाध्याय, खबर पड़ी कि नहीं? कौन बात कर रहा है? उस प्रदीप की तरह तू भी बड़ा उछल रहा है। ये लास्ट वार्निंग है। ये जो तेरी आरटीआई गिरी है, इसका दी एंड कर दे, आज के आज। हिम्मत है तो अपना चेहरा दिखा मुझे, सामने आके बात कर। दीपक उपाध्याय, अगर मैंने चेहरा दिखा दिया तो तुम अपने बीवी बच्चों के चेहरे कभी नहीं देखोगे। सुन तो। हेलो हेलो। दीपक, फिर से धमकी? कुछ नहीं। दीपक, मुझे लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। मम्मी, पापा, आप लोग पुलिस के पास क्यों जा रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा, वो बस ऐसे ही कुछ काम है। अब चलो, तुम दोनों, बस आ गई होगी ना, जाओ। रुको रुको, मैं ड्रॉप करता हूँ गेट तक। क्यों पापा? अरे ऐसे ही बेटा, मतलब आप दोनों अकेले कैसे जाओगे? पर पापा, हम लोग तो रोज अकेले जाते हैं। आप ऐसे डरे हुए क्यों लग रहे हो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो जल्दी निकलो, नहीं तो बस मिस हो जाएगी। बाय मम्मी। बाय बाय पापा। बाय। दीपक, हमें उस कॉल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्लीज पुलिस स्टेशन चलो। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। गरिमा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पर हाँ, हमें रिस्क भी तो नहीं लेना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई, ये सच के सिपाहियों का वो रामबाण है जो भ्रष्टाचार का दहन कर सकता है। जाहिर है कई आरटीआई एक्टिविस्ट को रोजाना धमकियां मिलती हैं, जैसे कि दीपक उपाध्याय को मिली। पर दीपक के सर पर खतरे की तेज तलवार लटक रही थी। वो कई शक्तिशाली लोगों के रास्ते का कांटा बन चुका था। दीपक भी जान गया था कि फोन पर दी गई धमकी को हकीकत बनने में देर नहीं लगेगी। सर, जिन नंबर से यह धमकियां आ रही है, मैं उन्हें पहचानता नहीं, लेकिन जब भी मैं कॉल बैक करने की कोशिश करता हूं, कोई उठाता ही नहीं। अब वो नंबर मुझे बताइए, हम ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे ढूंढने होंगे।
एक अरसे से ये धमकियां आ रही है। ठीक है, तो आप अपनी कॉल लिस्ट में से वो नंबर ढूंढ लीजिए, उसके बाद हम ट्रैकिंग पे लग जाएंगे। सर, प्रदीप गर्ग का मर्डर कल हुआ है और आज हमें दोबारा ये धमकी आई। सर, हमारी जान को खतरा है, हमारे 2 बच्चे भी हैं और ये सब। आपको कुछ तो अंदाजा होगा कि ये कौन लोग हो सकते हैं जो आपको इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। सर, कुछ लोगों के करतूतों के खिलाफ मैंने आरटीआई पिटीशन फाइल की है, इसलिए बड़ी तकलीफ हो रही है उन लोगों को। कौन लोग हैं मिस्टर उपाध्याय, नाम बताइए। एक तो काशिफ शेख है, कॉन्ट्रैक्टर है। धीरज सैनी, काशिफ शेख का बिजनेस पार्टनर। और तीसरा पार्टनर है विक्रांत शर्मा। हेलो, हाँ मैं पहुंच गया हूँ। इन तीनों की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। स्कूल्स, रिहेबिलिटेशन क्वार्टर्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सारी डील टेबल के नीचे से फाइनल होती है सर। ब्लैक मनी तो बोरियों में भर के आता था सर। मैंने आरटीआई के जरिए इन तीनों के कई भांडे फोड़े। देखिए, अगर आपकी वजह से इनका डायरेक्टली कोई नुकसान हो रहा होता तो ये लोग आपको ऐसे डायरेक्ट धमकी नहीं देते। हाँ जानता हूँ, किराए के लोगों से काम करवाएंगे आप। आप फिक्र मत कीजिए, एक बार ये किराए के टट्टू हाथ लग जाए, असली गुनाहगार कौन है ये भी पता चल जाएगा। मुझे मेरी फिक्र नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी फैमिली पर कोई आंच। सर, क्या मेरी फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन मिल सकता है? आप अर्जी दे दीजिए, डायरेक्टरेट से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन मिलने तक? देखिए, मैं तो कहूँगा बेहतर होगा कि आप अपना नंबर चेंज कर लीजिए। दीपक, सब सही है ना? हाँ हाँ यार, झूठ मत बोल। तेरे चेहरे पे साफ लिखा है कि तू टेंशन में जी रहा। नहीं यार, देख ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ये रोज का ही है। दोस्त, टेंशन जिंदगी का हिस्सा है, खुद जिंदगी नहीं। और तुम्हारी जिंदगी भी सही है दीपक, बस सोचने का नजरिया थोड़ा बदल दो। ख्याल रख। जीवन, समीर। हाँ मम्मा। चलो बेटा, चलकर खाना खा लो। चलो उठो। पापा के साथ खाएंगे, मैं अभी नहीं खाऊंगा। अरे हाँ, पापा के साथ बहुत सारी बातें भी करनी है। पापा को आने दो प्लीज प्लीज। वो खेल रहा है? नहीं, तू रूम में खेल रहा। तो अरे तू हर बार तू नहीं खेलेगा। मम्मी आ जाएगी ना। देख तू हर बार ऐसे ही करता है। तू ऐसे करता है। जा जा तू जा। क्या कर रहे हो तुम दोनों? पहले खाना खाओ। मैंने कहा ना पहले खाना खाओ। जीवन, पहले खाना। हाय नंदिनी। हाय पापा। बेटा जल्दी आना, खाना साथ में खाते हैं। हाँ माँ। दीपक, ये आपको क्या हुआ? आप ये सब क्या क्या हो? दीपक, आप
दीपक, ये सब क्या हुआ दीपक? दीपक, क्या है? साले फेस टू फेस मिलना था ना तेरे को। कौन हो तुम लोग? मैं पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? अमाद तुम्हारे बाप हैं हम। सर दीपक, तुम ये आरटीआई की तीली जलाकर आग से खेल रहे हो, और वो आग हम लोग ऐसा जला देंगे कि तुम्हारे बीवी बच्चे भी पहचान नहीं पाएंगे। और फाइनल वार्निंग है ये, समझा? दीपक, दीपक मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है करीमा, लेकिन इतना भी नहीं कि इन बुज़दिलों की धमकियों से डर के मैं पीछे हटूं। हाँ, लेकिन ना मैं पीछे हटूंगा ना झुकूंगा। जो करना है कर ले वो। बाय मम्मी, बाय मम्मी, बाय पापा, बाय पापा, बाय बेटा। अरे रुको बच्चों, क्या हो तुम? समीर, संभाल के जाना बेटा। बाय बाय पापा। दीपक, दीपक, आप जिस तरह से बच्चों से बाय कह रहे थे मुझे ठीक नहीं लगा। रात भर सोच रहा था, जितना सोचता हूं उतना यकीन होता है कि डरना दरअसल हारना है। दीपक, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपको और बच्चों को कुछ ना हो, बाकी कुछ नहीं। गरिमा, कुछ नहीं होगा। देखो, पुलिस है हमारे साथ, और ये बात उन्हें भी पता है। अगर उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो वो सारे के सारे मारे जाएंगे। बाय गरिमा। बाय, संभाल कर जाइएगा। धमकियों के सिलसिले ने एक नया रुख ले लिया था उस दिन। जिस बात का डर था वो हकीकत बनने जा रही थी। खतरे की चिंगारी अब हमले की आग बन रही थी, और इन आग की लपटों ने मौत का नृत्य शुरू कर दिया था। इनका फोन स्विच ऑफ कैसे? सर, कंट्रोल रूम से एक कॉल आया है। नानक रोड पर एक गाड़ी चल रही है। चलो। क्या हुआ मम्मी? पापा फोन नहीं उठा रहे? पापा ऑफिस में ही है क्या? ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि वो ऑफिस से 8:30 बजे निकल गए। तो फिर मम्मा?
पापा कहाँ हैं? मम्मी, मामा जी को फोन करो ना। हाँ गरिमा पैनिक मत करो, बच्चों का ख्याल रखो। ऋषभ, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मैं बस अभी निकल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, बस तुरंत निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं पहुँचता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। नवदेव सर अंदर एक लाश पड़ी हुई है, पूरी तरह से जली हुई। किसकी है, कुछ पता चला? कोई आइडेंटिटी वगैरह? चेक कर रहे हैं सर। रमेश, मोहित, बॉडी बाहर निकालो। सर अंदर से मोबाइल मिला है, पूरी तरह जला हुआ है। इसका सिम कार्ड देखो और अंदर देखो और क्या है। जी सर। सर बॉडी पे से एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मिला है, कोई रीमा उपाध्याय लगता है। कांटेक्ट करो। सर कांटेक्ट हुआ? नहीं, अभी भी स्विच ऑफ ही दिखा रहा है। लगता है उनका फोन होगा। मम्मी फोन। ये उनका नंबर तो नहीं है। उठाओ तो सही, किसका है? हाँ। हेलो जी, मैं आर्यन मार्ग पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। क्या मैं रीमा जी से बात कर रहा हूँ? जी, मैं गरिमा उपाध्याय बोल रही हूँ। जी, क्या ये गाड़ी नंबर XYP4H675 ये किसी आपके जान पहचान वाले की गाड़ी है? ये मेरा मतलब है, ये मेरे पति दीपक उपाध्याय की गाड़ी है। सब ठीक तो है ना? कहाँ है वो? ये काम कीजिए, आप फौरन आर्यन मार्ग पुलिस स्टेशन आ जाइए। पर हुआ क्या है? कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? बताइए ना। मैडम जरा जल्दी कीजिए, आप फौरन आर्यन मार्ग पुलिस स्टेशन आ जाइए। आर्यन मार्ग पुलिस स्टेशन बुलाया तुरंत? कुछ बोल नहीं रहे हैं क्या? हुआ कुछ तो बोला होगा। नहीं ऋषभ, कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है जरूर कुछ बुरा हुआ है। ऋषभ, ये हमारी कार है ना? सर ये हमारी गाड़ी है। मेरे हस्बैंड कहाँ है? जी आप अंदर जाए, आपको पता चल जाएगा। चलते हैं, चल के देखते हैं। चल। हाँ पर ये गाड़ी देख तो। प्लीज इंस्पेक्टर साहब बताइए ना, क्या हुआ है? कहाँ मेरे पति? आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप बोल के मेरे, मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ। सर दीपक कहाँ का? आइए। लाश पूरी तरह जल चुकी है, शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। मुझे देखना, दिखाइए मुझे। क्या ये सारी चीजें आपके हस्बैंड की हैं? कार पूरी तरह से जल गई है। गाड़ी के अंदर से हमें एक मोबाइल मिला है, वो भी पूरी तरह से जली हुई हालत में। पब्लिक के किसी आदमी ने कंट्रोल रूम को फोन किया था। आपके हस्बैंड के आइडेंटिटी कार्ड से हम आप तक पहुंचे। हम आए थे आपके पास मदद मांगने के। कहा था मैंने आप लोगों से कि दीपक की जान खतरे में। अगर आप चाहते तो रोक सकते थे इस मर्डर को, पर आपने नहीं रोका। गरिमा जी, जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आपने छोड़ दिया इंस्पेक्टर, छोड़ दिया आपने। जब उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था तब तो आपने कुछ नहीं किया। अगर आप चाहते तो इस मर्डर को रोक सकते थे, और नहीं रोका आपने, नहीं रोका। और उन लोगों ने मार डाला मेरे पति को, मार डाला उन लोगों ने।
बवाल कर देगा। ये सब हुआ कैसे? कुछ पता नहीं है भाई, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन मुझे मालूम है किसने किया है। दीपक की इस आहुति को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम कल पुलिस स्टेशन चलेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। दीपक के कातिलों को सजा दिलवा के रहेंगे। इस वक्त ये पता लगाना मुश्किल है कि पहले मार डाला गया है फिर लाश जलाई गई है या फिर इसे जिंदा जलाया गया है। इन्हें धमकियां दी जा रही थी कि इन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। इधर आग बाहर से लगाई गई है या अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लगी। अब आग लगाई गई है या लगी है, ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए ऑफिसर। बाहर से आग लगाना थोड़ा ऑब्वियस नहीं हो जाता? I mean, कातिल इतना डायरेक्ट अप्रोच करने की गलती करेगा? जिसने भी किया वो तो यही चाहेगा कि नहीं महज एक एक्सीडेंट ही लगे। इस वक्त ये बताना थोड़ा मुश्किल है ऑफिसर। मुझे पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके मैं किसी डिसीजन पर पहुंच पाऊंगा कि आइदर ये एक्सीडेंट है या फिर मर्डर। सर वो सच में मुझे कुछ कह के नहीं गए कि वो कहाँ जा रहे हैं। काशिफ का फोन भी स्विच ऑफ है। वो कभी मुझे कुछ कहते नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, कब लौटेंगे, क्यों जा रहे हैं। आपके सारे रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर और एड्रेसेस चाहिए मुझे अभी। सर मैं आपको कब से बोल रही हूँ सर, वो सुबह सुबह ही निकल गए। ये तो आप पहले भी कई बार कह चुकी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो गए कहाँ हैं। सर मुझे बताकर नहीं गए, मैं खुद उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम यहीं रुको, जो कोई भी आ जाए उसके ऊपर निगाह रखो। चलो। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ सर, मुझे नहीं मालूम विक्रांत कहाँ है। मैडम अगर अगले 6 घंटे तक विक्रांत नहीं मिला तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करेंगे। इतना समझ लीजिए कोई रोज़ होने वाला चेक बाउंसिंग का केस नहीं है, मर्डर केस है, 1st डिग्री मर्डर। काशिफ शेख, धीरज सैनी और विक्रांत शर्मा, ये तीनों ही कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इनके खिलाफ मेरे पति दीपक उपाध्याय ने आरटीआई दर्ज की थी और इन तीनों की तरफ से उन्हें बार बार धमकियां आ रही थी। आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? बिल्कुल की थी। हमने उन्हें बताया था कि हमें लगातार धमकियां आ रही। हमने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अर्जी भी दी थी जो हमें नहीं मिली। मेरे पति दीपक उपाध्याय कोई पावरफुल इंसान नहीं थे, वो एक सर्वसाधारण नागरिक थे जो आरटीआई के औजार के जरिए इस देश का भला करना चाहते थे। दीपक उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दीपक उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दीपक उपाध्याय को न्याय दिला कर रहेंगे, दिला कर रहेंगे, दिला कर रहेंगे। दीपक उपाध्याय के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन वो तीनों कॉन्ट्रैक्टर धीरज, काशिफ और विक्रांत अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। वो इस वक्त फरार हैं, लेकिन हमारा सर्च ऑपरेशन जारी है। और वो मिलेंगे नहीं क्योंकि उन्हें जानबूझकर फरार होने का मौका दिया गया है। ये ऐसी बात नहीं है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास ठोस सबूत होने चाहिए। हम सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार सबूत हमारे हाथ में आ गए तो उनसे सवाल किए जाएंगे। फरार है तो सवाल कैसे करेंगे आप? पहले पकड़ेंगे फिर सवाल करेंगे और फिर वो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे और आप उन्हें बड़ी आसानी से और मासूमों को मारने के लिए छोड़ देंगे, जैसा कि दीपक के साथ हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दीपक उपाध्याय के कातिलों को पकड़ा जाएगा, जरूर पकड़ा जाएगा। हत्यारे तो किराए के किलर्स होंगे, असली हत्यारों तक कभी आप पहुंच भी पाएंगे? बड़ी मछलियां कभी छोटे छोटे जालों में फंसी हैं इंस्पेक्टर। दीपक उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दीपक उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दीपक उपाध्याय के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। दीपक उपाध्याय के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। दीपक उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दीपक उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रोटेस्ट, प्रदर्शन और आंदोलन आग की तरह फैल गए। दीपक की पत्नी गरिमा ने भी पुलिस पर बराबर प्रेशर बनाए रखा, पर इस सब के बावजूद वो 3 एक्यूज्ड न पुलिस के हाथ लग रहे थे न मीडिया के। और फिर अचानक वो तीनों पुलिस स्टेशन में आ धमके। ये है मेरे क्लाइंट्स के एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर। हमने आपके क्लाइंट से अभी एक सवाल भी नहीं किया और आप इतनी सारी चालें चल गए। क्यों नहीं चलता? उस दीपक उपाध्याय की पत्नी गरिमा ने मेरे क्लाइंट्स पर मर्डर का झूठा इल्जाम ठोका। मेरे क्लाइंट्स का दूर दूर तक इस कांड से कोई वास्ता नहीं। सच में नहीं? इंस्पेक्टर साहब, हम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। हाँ, उस दीपक ने आरटीआई से हम लोगों की नाक में दम तो कर रखा था,
और हाँ, ये आरटीआई वाली बात सब लोग जानते थे। सब लोग ये भी जानते थे कि वो हमारे खिलाफ था। सर, सरकार का हर डिपार्टमेंट जानता है कि दीपक बेवजह हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ था। अब सर ऐसे में हम लोग पागल हैं जो उसे मारने का प्लान बनाएंगे? तो फिर आप तीनों से कैसे रोकते? दीपक उपाध्याय ने आरटीआई की जो तलवार आप तीनों के सिर पर लटका रखी थी, उस तलवार को हटाने के लिए आप तीनों कौन सा पैंतरा अपनाते? सर हम उसे समझाते, उससे बात करते आराम से। और अगर वो नहीं मानता तो हम उसे दोबारा से समझाते। अब फिर भी नहीं समझता तो उसे धमकाते, और फिर भी नहीं समझता तो उसे रास्ते से हटा देते। सर ये धमकाने वाली बात महज एक वहम है दीपक की बीवी का इंस्पेक्टर। 3 रात पहले दीपक को रास्ते में रोककर धमकी दी गई थी कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा, उसकी लाश भी पहचान में नहीं आएगी। और ठीक वैसा ही हुआ है। लेकिन उससे पहले आपने एक एनसी रजिस्टर की थी जिसमें हम तीनों के नाम थे। सर, और इतना सब होने के बाद भी हम उसे कैसे छूते? सारा इल्जाम तो हम तीनों पर आता। हम खुद की खबर क्यों खुदवाएंगे सर? सर हम अपनी चिता में आग क्यों लगाएंगे? ये तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हैं सर। काशिफ शेख, धीरज सैनी और विक्रांत शर्मा, यही तीनों है मेरे पति के मर्डर के पीछे। गरिमा जी, हमने इन तीनों की अच्छी तरह से पूछताछ की, इनके फोन कॉल्स, इनकी हर डिटेल को चेक किया। अभी तक हमें एक भी ऐसा सुराग नहीं मिला जो इन तीनों को आपके पति दीपक उपाध्याय की मौत से जोड़ता हो। सर ये आपके लिए कोई पहली बार तो नहीं होगा ना, जहाँ किसी खूनी ने बहुत ही बारीकी से अपने सारे के सारे सबूत मिटा दिए। लेकिन आप आरटीआई से उठाकर देख लीजिए सर, मेरे पति के पास इनके खिलाफ सबूत ही सबूत थे। हमने वो सबूत भी चेक किए, बल्कि इन तीनों ने खुद माना है कि इनको दीपक उपाध्याय से परेशानी थी। वो नाराज थे दीपक उपाध्याय से, लेकिन उनका कहना है फिर भी उन्होंने दीपक उपाध्याय का कत्ल नहीं किया। वो झूठ बोल रहे हैं, इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं। तो फिर कौन और क्यों करेगा सर? कोई सरफिरा आकर तो करेगा नहीं ना। सर इन तीनों ने ही मारा है मेरे पति को, क्योंकि दीपक उनका भांडा फोड़ने वाले थे। आप एक बार दोबारा से जोर देकर सोचिए इस बात पर। ऑफिसर, हमने एक एक पुर्जा चेक किया, एक एक वायर चेक किया, बट नो, ये शॉर्ट सर्किट का केस नहीं। आग बाहर से लगाई गई है। आग लग गई या लगाई गई है? लगाई गई। देखो, पूरी कार की बॉडी के ऊपर पेट्रोल छिड़का गया, गाड़ी के चारों तरफ और जमीन पर हमें पेट्रोल के ट्रेसेस मिले। दीपक उपाध्याय कार के अंदर था, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पहले दीपक उपाध्याय को मार दिया गया हो, फिर उसकी लाश और कार दोनों को जला दिया गया? ऑफिसर, मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरी गाड़ी की बॉडी के ऊपर पेट्रोल छिड़का गया। विक्टिम कार के अंदर था और खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। अगर ऐसा था तो दीपक गाड़ी में आग लगने से पहले या तो मर चुका था या फिर वो बेहोश था। कैसे कह सकते? सर उसका मोबाइल पूरी तरह से जल चुका था। अब अगर वो जिंदा होता या होश में होता तो किसी को फ़ोन करने की कोशिश करता कि गाड़ी में आग लग गई है, मैं फंस गया हूँ, मुझे आके बाहर निकालो, या खुद कुछ करके बाहर निकलने की कोशिश करता। क्या इस केस का कोई दूसरा या तीसरा एंगल हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं इन 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को सामने लाकर असलियत को दबाया जा रहा हो? सर कोई पर्सनल मैटर भी हो सकता है। क्या कह रहे थे आप? ये नंदिनी है, हमारी बेटी नंदिनी। क्या हुआ इन्हें? ये मिसिंग है। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर अश्विनी, धर्मेश ठाकुर बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर ठाकुर। ये पेपर में एक न्यूज़ पढ़ रहा था, कार में जलकर कोई सुसाइड का केस। परसों रात का केस है। ये माजरा क्या है? यार हमें पहले लगा मर्डर है, जली हुई कार, बुरी तरह से जली हुई लाश, तो हमने उसका एड्रेस निकाला, उसके फोन से उसके भाई का नंबर भी मिला। उसके घर पहुंचे तो देखा उसके बीवी बच्चे भी मरे हुए। उसी ने उन्हें पहले मार डाला था और नोट भी लिख गया। वैसे इस केस में इंटरेस्ट कैसे? तुम्हारे किसी केस से कोई ताल्लुक? आपके इस केस से एक बात चमकी मेरे दिमाग में, शायद इससे मेरे केस में कुछ मदद हो। थैंक यू इंस्पेक्टर अश्विनी, थैंक यू वेरी मच। सुसाइड? आप कह क्या रहे हैं? हम हर पॉसिबिलिटी को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या दीपक को कोई मेंटल प्रॉब्लम थी? किसी तरह का कोई डिप्रेशन? मेंटल प्रॉब्लम मेरे पति दीपक को नहीं, पर आपको जरूर है। मैं वहां आपके पुलिस स्टेशन जाती हूँ, आपका एक आदमी कहता है कि शायद एक्सीडेंट का केस, और अब आप एक नया तमाशा शुरू करें सुसाइड का। होने को कुछ भी हो सकता है मैडम। क्या दीपक किसी बात को लेकर डिस्टर्ब थे? हाँ, डिस्टर्ब तो थे, पर उन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दी जा रही धमकियों की वजह से। आप ही बताइए इंस्पेक्टर, कोई भी आदमी चैन से कैसे रह सकता है, खासकर जब उसके बीवी बच्चों को मार दी जाने की बात की जा रही है। गरिमा जी, कुछ भी साबित नहीं हो पा रहा क्योंकि लाश पूरी तरह से जल गई थी। पर आप मुझे जरूर कुछ साबित करना चाहते हैं, बस बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि जब गाड़ी में आग लगी तो दीपक ने गाड़ी से भागने की कोशिश नहीं की, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की, किसी को फोन नहीं किया, जबकि उनके पास मोबाइल फोन था। आप पूरी तरह से तैयारी करके आए मिस्टर ठाकुर। इस केस को क्लोज करने के सीधे सीधे दिख रहा है कि आप बिके हुए उन 3 कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथों। आप पब्लिक या सरकार के लिए काम नहीं कर रहे, न्याय और सच्चाई के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आप इस वक्त गुस्से में जज्बाती हो रही हैं, पर कानून जज्बाती होकर काम नहीं करता। हम अपना काम करते रहेंगे और सच्चाई को सामने लाकर रहेंगे। सच्चाई आपके सामने इंस्पेक्टर ठाकुर। मेरे पति दीपक उपाध्याय का खून हुआ है, उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने मारा है उसे। आप लोग बस कभी एक्सीडेंट, कभी सुसाइड। ये कोई पर्सनल मामला हो सकता है। बस लग रहा है कि ये कोई पर्सनल मामला है। इस दीपक उपाध्याय के ऑफिस में खबरी एक्टिवेट करो, बल्कि ऑफिस में नहीं, इसके मोहल्ले में जहां कहीं भी ये आता जाता है, सब जगह। शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं और वो हमें चीख चीख कर पुकार रहे हैं। सर, आरटीआई एक्टिविटीज को लेकर दीपक को मिली धमकियों और अटैक वाला एंगल पुलिस को इस केस में आगे नहीं ले जा रहा था। अब उन्होंने सभी व्यक्तिगत मामलों को टटोलना शुरू किया। फिर एक दूसरे केस ने दीपक उपाध्याय केस पर एक अलग किस्म की रोशनी डाली, और इस रोशनी में एक दरवाजा खुला, और इस दरवाजे के साथ एक बहुत ही अजीब पिटारा खुला जिसने इस केस को सर के बल उलट दिया। नमस्कार सर। कुछ मिला? सर, दीपक उपाध्याय का ऑफिस में काम करने वालों का सभी का बीमा निकलवाया गया था ऑफिस की तरफ से। कितने का? 45 लाख रुपए का बीमा था दीपक का, जिस पर अब उसकी वाइफ और उसका साला दोनों क्लेम करने पर तुले हुए हैं। कुछ झोल लग रहा है क्या? नहीं, झोल का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उसका ऑफिस में एक बहुत ही खास दोस्त है, अरुण यादव। कुछ बोला वो? मुझसे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आप पूछेंगे तो शायद आपको कुछ बोल दे। हेलो, अरुण यादव जी बोल रहा हूँ। आप कौन? पीएसआई नवदीप डागर बोल रहा हूँ, आरंगमार्ग पुलिस थाने से। दीपक उपाध्याय के बारे में कुछ बात करनी थी तुमसे। जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? वही जो हम नहीं जानते और शायद तुम जानते हो। थाने आ जाओ। जी हाँ, दीपक की वाइफ गरिमा और उसके भाई ऋषभ ने इंश्योरेंस क्लेम किया है। दरअसल पहला चेक भी मिल चुका है उन्हें। हमने सुना बड़े करीब थे तुम और दीपक। जी सही सुना है आप। अरुण, हमें लगता है कि दीपक की मौत आरटीआई एक्टिविटीज की वजह से नहीं हुई। शायद कोई पर्सनल वजह रही है। हो सकता है उसने सुसाइड किया। आपको क्या लगता है? आपकी जुबान खामोश है, लेकिन चेहरा बहुत कुछ बोल रहा है। दीपक किस बात को लेकर डिस्टर्ब था? दीपक था तो काफी डिस्टर्ब्ड। किस बात को लेकर? एक औरत को लेकर। कौन सी औरत? यार अरुण, सच्चाई ये है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और सच्चाई ये भी है कि तुम शादीशुदा हो, 2 बच्चे हैं। दीपक, क्या गरिमा इस बारे में जानती? नहीं जानती, पर शायद जान जाएगी। क्योंकि गरिमा को दीपक के अफेयर के बारे में कैसे पता चलता? क्योंकि वो औरत दीपक की पड़ोसी है, नंदिनी। मैं नंदिनी को ऑफिस ड्रॉप करता था कभी कभी, फिर ये कभी कभी रोज रोज का हो गया। फिर ड्रॉप करते करते, पिकअप करते करते कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला। प्यार, लव बड़ा भारी शब्द है भाई। जानता हूं,
लेकिन उससे भी भारी शब्द है शादी। अरुण, गरिमा के साथ मेरी शादी ये बहुत बड़ी भूल थी। क्या गरिमा दीपक के इस अफेयर के बारे में जानती है? जी हाँ, इस बात को लेकर दोनों में हमेशा बहुत झगड़े होते थे, इसीलिए दीपक का दिमाग हमेशा टेंस रहता था। मैंने उसे कई बार नसीहत दी कि भूल जा नंदिनी, टेंशन जिंदगी का हिस्सा है, खुद जिंदगी नहीं। बस सोचने का नजरिया थोड़ा बदल दो। क्या ये हो सकता है इन सब झगड़ों से परेशान होकर दीपक ने सुसाइड किया? सर, मैं श्योरली तो नहीं बोल सकता, पर दीपक था काफी डिस्टर्ब्ड। वो लोग इस केस को क्लोज करना चाहते हैं, कहते हैं सुसाइड केस था। बस उन्हें केस को जैसे तैसे क्लोज करना। जी, नंदिनी मिसिंग है। क्या? 1 हफ्ता पहले वो घर से गई थी, तब से हमें उसकी कोई खबर नहीं है। हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, हमने पुलिस कंप्लेंट भी लिखवाई थी। लेकिन ऐसे अचानक कहाँ चली गई? हमारे पड़ोसी दीपक उपाध्याय की मौत के बाद वो बहुत मायूस हो गई थी। उसने नौकरी से रिजाइन भी कर दिया था, किसी से कुछ नहीं बोलती थी, पूरा दिन बैठी रहती थी चुपचाप। क्या आपको पता था कि नंदिनी और दीपक का अफेयर चल रहा था? जी पता था। आपको क्या लगता है दीपक उपाध्याय ने सुसाइड किया होगा? ये हम कैसे कह सकते हैं? उसकी मौत की खबर सुनने के बाद तो हम सुन्न हो गए थे। हमें नंदिनी की बहुत चिंता सताने लगी थी। नंदिनी दीपक से बेहद प्यार करती थी और उसकी मौत के बाद वो टूट सी गई। इंस्पेक्टर, जैसे भी वो आप उसे ढूंढ निकाली। हम समझ सकते हैं कि दीपक की मौत के बाद उसकी दुनिया में अंधेरा छा गया था, पर अब तो कई दिन हो गए हैं। जिंदगी ऐसे तो नहीं जी जा सकती। लेकिन नंदिनी गई कहाँ? पता नहीं इंस्पेक्टर, पर कई अखबारों में हमने इश्तिहार दिए, उसकी फोटोग्राफ छपवाई, पर कोई रिस्पांस नहीं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इंतजार का दुख हमें क्यों दे रही है वो। सर, इस गरिमा से भी पूछताछ बनती है, शायद ये कुछ छुपा रही है। नो, आई डोंट थिंक सो। पहले हमें इस केस की गहराई तक पहुंचना होगा। सबसे पहले हमें इस नंदिनी राजपूत को ढूंढना होगा। एक बार ये नंदिनी राजपूत हमारे हाथ लग गई तो सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। नंदिनी राजपूत हमें क्लियर करेगी कि दीपक उपाध्याय का मर्डर हुआ या उसने सुसाइड किया। ये केस एक तीर से 2 निशाने वाला लगता है। जिसने दिल तोड़ा उसकी जान ले लो और उसकी मौत की कीमत भी खुद ही वसूल करो। सर, एक बात तो क्लियर है, एक अरसे से नंदिनी और दीपक उपाध्याय दूसरे के साथ टच में थे, लेकिन दीपक की मौत के 2 दिन पहले से दोनों टच में नहीं थे, ना ही फोन कॉल्स पे और ना ही SMS पे। और जिस दिन से दीपक की मौत हुई है तब से नंदिनी का मोबाइल भी ऑफ है। नंदिनी के फादर का कहना था कि नंदिनी कुछ डिस्टर्ब थी, किसी से कुछ नहीं बोलती थी, पूरा दिन बैठी रहती थी चुपचाप। दीपक उपाध्याय की मौत से 2 दिन पहले इन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। नो SMS, नो कॉल्स। ऐसा क्यों हुआ होगा? मेरे बच्चे मेरी बहन के घर गए, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? मिसेस उपाध्याय, आपका भाई ऋषभ कहाँ है? वो वहां अपने घर होगा, पर बात क्या है बताइए तो।
आपके अलावा और इस बात को कौन जानता था कि आपके पति का अफेयर आपकी नेबर नंदिनी राजपूत के साथ चल रहा था? आप तो जानती थी, फिर भी ये बात आपने हमें नहीं बताई। कोई तो वजह रही होगी जिसकी वजह से आपने ये बात हमसे छुपाई। वजह ये थी इंस्पेक्टर कि आप लोग इस केस को कभी सुसाइड कभी एक्सीडेंट पता नहीं क्या क्या करार दे रहे थे, जबकि सच्चाई ये है मेरे पति को उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने जलाकर मार डाला। मैं नहीं चाहती थी कि उनके अफेयर वाली बात की वजह से ये केस कहीं और गुम रहा हो। आप एक बात समझ लीजिए इंस्पेक्टर, मेरे पति के अफेयर से इस मर्डर केस का कोई ताल्लुक नहीं, समझे आप? हमने जो समझना था समझ लिया, अब आप भी ये समझ लीजिए, आपके पति की मौत का अगर कोई कारण है तो वो उनका पर्सनल अफेयर है। अब आशिकी में किसने जान दी, किसने जान ली, ये हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। आप जो भी बोलना चाहते हैं साफ साफ बोलिए। साफ साफ तो आपको बोलना चाहिए था मैडम, लेकिन आप तो चुपचाप बैठी रही, जबकि हम कोई और ही एंगल पकड़कर तहकीकात करते रहे। ये केस मर्डर का है या सुसाइड का, अगर कोई शख्स जानता है तो वो शख्स आप हैं। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पति की उस लड़की के साथ दोस्ती थी, खास किस्म की दोस्ती या जो भी, लेकिन मेरे पति उसके लिए, उस लड़की के लिए सुसाइड नहीं कर सकते, बल्कि वो किसी भी कारण के लिए सुसाइड नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। उनके 2 बच्चे हैं, 1000 जिम्मेदारियां थी उनके सर पर। आपके पति नंदिनी राजपूत से शादी करना चाहते हैं? सवाल ही नहीं उठता इंस्पेक्टर, वो किसी के लिए भी हम तीनों को नहीं छोड़ सकते थे। फिर भी आपको इस बात का डर तो था? हाँ था मुझे इस बात का डर कि एक दिन अचानक से वो मुझे छोड़कर चले ना जाए। आप दोनों में बहुत झगड़े होते थे? मैंने कहा ना इंस्पेक्टर कि मेरे पति का मर्डर उन 3 कॉन्ट्रैक्टर्स ने करवाया। वो उनकी वजह से परेशान थे, उनकी धमकियों की वजह से परेशान थे। वो भी बहुत परेशान थी, बहुत डिस्टर्ब थी गायब होने से पहले। वैसे वो है कहाँ? कौन? आपकी पड़ोसन नंदिनी राजपूत। मुझे क्या पता? इसके सारे कॉल्स टाइप करो। ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, हर मिनट की डिटेल चाहिए। जो औरत अपने पति का अफेयर छुपा सकती है वो कुछ भी छुपा सकती है। हेलो मिस्टर अभय है क्या? बोल रहा हूँ। मिस्टर अभय, आपकी बेटी नंदिनी मुंबई में है। आप कौन है? आपको कैसे पता? अखबार में फोटो देखी तो फेस कट से मालूम पड़ा, और फोटो के नीचे फोन नंबर दिया था, इसलिए तेरे को फोन लगाया। सुनो, मुंबई में कहाँ? मुंबई में कहाँ है मेरी नंदिनी? हेलो हेलो, कौन था? पता नहीं, कोई तो है जो जानता है नंदिनी कहाँ है। दीपक भैया के कातिल का कुछ पता चला है ऋषभ? नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है। कोई प्रूफ मिला है? कुछ बात आगे बढ़ी? मुझे क्या पता कविता। दीपक, आप जिस तरह से बच्चों से बाय कह रहे थे मुझे ठीक नहीं लगा। सर, किसी ने नंदिनी के पिता अभय को फोन किया, बोला नंदिनी मुंबई में। और कुछ नहीं बोला? अपना नाम वाम कुछ भी? नहीं सर, अज्ञात कॉलर था। नंबर ट्रैक किया? मुंबई के कांदिवली इलाके से था, किसी पीसीओ से। मुंबई? माजरा क्या है? क्या गेम चल रहा है? मुझे लगता है कोई नंदिनी को पकड़वाना चाह रहा है, उसे सामने लाना चाह रहा है। सर, हमें ये अफेयर और इंश्योरेंस वाली बात ना पता चलती तो शायद ये कॉल आता ही नहीं। ये कॉल आया तो नंदिनी के पिता अभय को था, लेकिन दरअसल ये कॉल हमारे लिए था, हमें गुमराह करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ ना, मुंबई में है, जल्दी चले आओ और ले जाओ अपनी बेटी नंदिनी को। देखो, सच बोल रहा हूँ मैं, और यही सही होगा उसके लिए। ए भाई, अरे कैसा बाप है रे तू? तेरी बेटी की तेरे को जरा भी फिक्र नहीं किया? देख, अभी तेरे को लास्ट टाइम बोल रहे है, ताबड़ तो मुंबई आ जा, वरना तेरी नंदिनी शायद तुझे कभी दिखाई नहीं देगी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या करें? अब मुंबई कोई छोटा सा गांव तो है नहीं, 2 करोड़ लोगों की आबादी में हम अपनी नंदिनी को कैसे ढूंढेंगे? बहुत डर लग रहा है इंस्पेक्टर साहब। सर, कोई भी हमें ऐसा फोन क्यों करेगा? हमारी बेटी को कोई तो खतरा होगा। सर,
बाकी के दोनों फोन कॉल्स भी वहीं से ट्रेस हुए हैं, मुंबई के कांदीवली इलाके से। दोनों अलग अलग पीसीओ से किए गए। मुंबई के कांदीवली इलाके में आपका कोई रिश्तेदार है? मुंबई? नहीं सर, वही तो मैं कह रहा था, मुंबई में हमारा कोई नहीं है। दोनों बार एक ही बंदे ने फोन किया था? दोनों बार आवाज सेम थी? वही आवाज थी सर, बहुत भारी सी आवाज है उस आदमी की। ये फोन कॉल्स महज फोन कॉल्स नहीं है, दरअसल इशारे हैं। किताब नहीं समझिए सर, हालात ठीक नहीं। मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करो, उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया, खेलना तो पड़ेगा। कमजोर सुरागों की कच्ची सड़क इस केस को कहां ले जा रही थी? मुंबई का रहस्यमय पीसीओ कॉलर सिर्फ नंदिनी का पता जानता था या फिर दीपक की मौत का राज भी खोलने वाला था? राज के जाल फैलते जा रहे थे। मुंबई शहर में आई गाजियाबाद की पुलिस टीम को अब एक से एक तगड़े झटके मिलने लगे। चेहरा याद नहीं रहता हमें तो तारीख कैसे याद रहेगी? और कौन कब आता है फ़ोन करने यहाँ? अपने को क्या करना है? मैं तो ये फ़ोन की तरफ देखता तक नहीं हूँ, बस बिल फाड़ा, पैसा लिया, निकल पड़ो। और कोई रोज रोज आए तो? मोबाइल का ज़माना ऐसा है, रोज रोज स्टडी करने कौन आता है यार? सर दूसरे पीसीओ पर चलते हैं। सर ये पीसीओ वाला भी यही कह रहा है, इसे याद नहीं है। उसे जरूर याद होगा। किसे? उसे। इस महीने की 21 तारीख 1:45 से 2:15 के बीच का फुटेज मिलेगा? हाँ सर, जरूर मिलेगा। हम लोग तो 3-3 महीने का फुटेज संभाल कर रखते हैं, क्या पता कब काम आ जाए। एक मिनट, ये हमारा बंदा हो सकता है, फ्रीज कीजिए। जरा इसकी टी शर्ट पर जूम करिए। स्पेंटा फार्मास्यूटिकल्स। स्पेंटा फार्मास्यूटिकल्स में तो सर दीपक काम करता था। यहाँ आसपास कोई स्पेंटा फार्मा की ब्रांच या फैक्ट्री है? हाँ बिल्कुल है सर, यूनिट नंबर 471 सर। ये बस 4 लेन छोड़ के ही है और ये यहाँ की सबसे पुरानी यूनिट है सर। बड़ा ही पेचीदा मामला है। दीपक उपाध्याय की कंपनी के मुंबई ब्रांच का कोई आदमी नंदिनी के माँ बाप को फ़ोन करके उसके ठिकाने के बारे में इन्फॉर्म करता है। सर हो सकता है ये दीपक का कोई पुराना दुश्मन हो। क्वाइट पॉसिबल। मोहब्बत और दुश्मनी में इंसान का दिमाग बड़ा ही टेढ़ा चलता है। एक बात होता है, ये केस हमें काफ़ी लंबे अरसे तक याद रहने वाला है। सर ये तो तरुण सिन्हा मालूम होता है। कौन तरुण सिन्हा? आपके पास इसकी ढंग की तस्वीर है? I mean, जिसमें इसका चेहरा साफ नजर आता? कोई रिकॉर्ड है इसका आपके पास? ऑफ कोर्स, इसकी सारी डिटेल्स इसके बायोडाटा और जॉइनिंग फॉर्म में मिलेगा। वैसे इसने अभी अभी ज्वाइन किया हुआ है, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ता पकड़ लो। 3 हफ्ते? मतलब दीपक की मौत के 1 हफ्ते बाद? सर इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। ये है तरुण सिन्हा की सारी डिटेल्स। सर वैसे आज तरुण का ऑफ डे है।
ये यहाँ मशीन ऑपरेटर का काम करता है? जी। इसमें ये जो एड्रेस मेंशन है ये कहाँ का है? ये तो गुरई का है, यहीं पास में। मुझे इन डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी चाहिए। हाँ बेटे, मैं करा देता हूँ कॉपीज। पावड़े साहब, इस बंदे पे 24 घंटे निगरानी रखनी होगी। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, अभी करवा दें। सर, ये रहे कॉल रिकॉर्ड्स, टोटल लिस्ट है। ये तरुण सिन्हा तो काफी खामोश किस्म का इंसान लगता है। सिर्फ 2 ही नंबर्स के कांटेक्ट में और दोनों से बहुत कम वक्त के लिए बात हुई है। जरा पता करो ये दोनों नंबर्स आखिर हैं किसके। सर, शिंदे। सलाम साहब, फोटोज, वाइफ है इस पंटर की, फैमिली प्लानिंग चल रही है। हम दो, हमारे अभी नहीं। इसने एक घर अभी भाड़े पे लिया है, 3 हफ्ते भी फुल नहीं हुए। इस बंदे के साथ सब कुछ 3 हफ्ते पहले ही क्यों शुरू हुआ है? चेहरा जरा देखो गौर से। हमारे पास फोटो है ना उसका? देखो, चलती है ना? एकदम जेरॉक्स कॉपी। सर, मिलता है सर। अगर ये दोनों चेहरे मिलते हैं तो क्या ये केस वही केस है जिसके लिए हम मुंबई आए, या ये कोई और केस बनने वाला है? सर, आपका शक सही निकला। ये दोनों नंबर्स जिससे तरुण सिन्हा कांटेक्ट में हैं, दोनों गाजियाबाद के हैं और दोनों नंबर्स दीपक उपाध्याय के नाम पर खरीदे गए। ये तरुण सिन्हा ही दीपक उपाध्याय है। साला कमीना जिंदा है। ऐसा नौटंकीबाज आज तक नहीं देखा। क्या था ये नाटक? कौन रच रहा था इसे और क्यों? नंदिनी राजपूत। हाँ जी। आप लौट चलिए, आपको आपके घर ले जाने आए हैं। क्या मतलब है आपका? बात क्या है? आपके पति का नाम क्या है? तरुण सिन्हा। पक्का? लॉक कर दे। बड़े बदतमीज हैं। है कौन आप? क्या है? तरुण सिन्हा। हाँ, मैं हूँ तरुण सिन्हा। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो और ये तरुण सिन्हा भी एक झूठ है। एक्सक्यूज मी। क्यों? मिस्टर स्वर्गवासी दीपक उपाध्याय। क्या क्या बोलिए आप? हो कौन आप? अरे क्या? एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये क्या हो रहा है? देखिए, आपको कोई गलत फहमी। मैं अपनी मर्जी से मुंबई आई थी। मर्जी आपकी, तैयारियां दीपक की। अच्छी पार्टनरशिप है। देखिए, ये दीपक नहीं तरुण है, तरुण सिन्हा। मैं इनसे दीपक की डेथ के बाद मिली थी। ओह हाँ, अच्छा, आप इनसे दीपक की डेथ के बाद मिली थी। मिलते ही फट से प्यार हो गया, फट से शादी हो गई। आप तो मतलब इंस्टेंट नूडल्स को भी कंपटीशन दे रही है मैडम। सर, क्या दीपक उपाध्याय लगा रखा है? आई एम नॉट दीपक उपाध्याय, आई एम तरुण सिन्हा।
झूठ है। नो, सच है। आरटीआई, कुछ याद आया? राइट टू इंफॉर्मेशन, सच जानने का हक। सच जानने का हक तो हमारे पास भी है कि सच क्या है, दीपक उपाध्याय या तरुण सिन्हा। हेलो, गर्मा जी, इंस्पेक्टर धर्मेश ठाकुर बोल रहा हूँ। केस सॉल्व हो गया। क्या सच में आपने दीपक के कातिल को पकड़ लिया? जी नहीं, हम दीपक उपाध्याय के कातिलों को नहीं ढूंढ पाए, और जिस शख्स ने अपना कत्ल खुद ही किया हो उसके कातिलों को कोई कैसे ढूंढ सकता है? आप फिर से मर्डर केस को सुसाइड का नाम देने हैं। नहीं गरिमा जी, ये सुसाइड केस नहीं है बल्कि पुनर्जन्म का मामला लगता है। मुबारक हो, आपके पति जिंदा है और उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम उन्हें मुंबई से यहाँ ले आए। आइए, आप भी पुलिस स्टेशन आकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। मैं नहीं मानती इस बात को। हमें भी इस चमत्कार को मानने में थोड़ा वक्त लगा। तो आप आ रही हैं या आपको लाने के लिए पुलिस स्टेशन से किसी को भेजूं? दीपक कैसे जिंदा हो सकते हैं? हाँ गरिमा, ऋषभ, पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। कुछ मिला क्या? हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि दीपक जिंदा है। क्या? हाँ, मुंबई में कहीं मिले, उन्हें यहाँ लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता गरिमा? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ऋषभ, ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं पता नहीं। मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया। क्या नॉनसेंस है ये गरिमा? वो लोग ना केस को दबा देना चाहते हैं और कुछ नहीं है। पता नहीं, तुम चलोगे मेरे साथ? गरिमा, मेरे लिए आज थोड़ा मुश्किल है ऑफिस से निकलना। देखो गरिमा, डरने की कोई बात नहीं है। वो लोग ना केस को क्लोज करना चाहते हैं और कुछ नहीं है, और तुम हर बात उनकी मानने की जरूरत भी नहीं है। कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या है ये सब? और ये आदमी कौन है? पुलिस का कहना है कि आदमी दीपक है, और पुलिस ये भी कह रही है कि तुमने और दीपक ने मिलकर कोई साजिश की है। क्या हो रहा है ये सब? पापा, माँ, ये लोग नहीं समझ रहे। वो आदमी दीपक नहीं, तरुण सिन्हा है। इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही फिल्मी तरीका ढूंढा है आपने इस केस को क्लोज करने का। गरिमा जी, जिंदगी फिल्मों से ज्यादा फिल्मी हो सकती है। आइए, आपको आपके मरहूम पति से मिलवाता हूं। आइए, अपने पति से नहीं मिलना चाहेंगे? दीपक उपाध्याय, आपके पति। ये मेरे पति नहीं है। ये वाकई में मेरे पति नहीं। सर, क्यों इन सब की और मेरी जिंदगी के साथ ऐसा गंदा मजाक कर रहे हैं आप? क्यों? ये दीपक है कौन? देखिए, मैं कोई दीपक वीपक नहीं हूं। मैं तरुण सिन्हा था, मैं तरुण सिन्हा हूं, और मैं तरुण सिन्हा ही रहूंगा। मुझे दीपक उपाध्याय बनाने पे क्यों तुले आप? अरे मैं कोई और कैसे हो सकता हूं? एक आदमी मुंबई से आपके माँ बाप के घर फोन करता है, आपका राज खोलता है, यूं कह लीजिए आपको पकड़वाता है। और ये वो आदमी है नंदिनी जी जिसे आप तरुण सिन्हा कह रही हैं। सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। तरुण मेरे पति है, समझे आप? जी, हम जो समझे आप नहीं समझ रही हैं। न ये आपका पति है और ना ही ये कोई तरुण सिन्हा है।
जो भी हो, ये मेरे पति नहीं है। और मैं जानती हूँ कि आप लोग कोई गेम खेल रहे हैं। 100% गेम खेला जा रहा है गरिमा जी। बस ये पता लगाना बाकी है कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम का। आपके पति ने अग्नि को साक्षी मानकर जिस हाथ से आपको थामा था, उस हाथ पर आपने क्या देखा? अब कहना क्या चाहते हैं? यही कि तरुण सिन्हा के हाथ पर आपने ऐसा क्या देखा जिससे आपको यकीन हो गया कि वो तरुण सिन्हा नहीं बल्कि आपका पति दीपक उपाध्याय ही। नंदिनी जी, ये आदमी आपका राज खुलकर आपसे पीछा छुड़वाना चाह रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी किसी से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। किससे? अपने आप से, दीपक उपाध्याय से। गुड। तो अब आप ये मानती हैं कि ये आदमी दीपक उपाध्याय ही है? मानना कैसा, मैं तो हमेशा से जानती थी यही दीपक है। शायद उसे ठीक से पहचानती नहीं थी। वो दीपक ही है, मेरे पति दीपक उपाध्याय। वो अपना हुलिया चाहे जितना भी बदल ले, पर अपने हाथ पर का वो निशान वो कभी नहीं मिटा सकते। मिस्टर दीपक उपाध्याय बड़े शातिर खिलाड़ी निकले थे, लेकिन जब कानून का शिकंजा कसता है ना, तो बड़े बड़े खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तुम्हारी पत्नी गरिमा तो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि तुम उसके पति हो। तो तुम्हारी वो दूसरी पत्नी नंदिनी, उसने भी सच उगलने में बहुत मेहनत करवाई। देखिए सर, सच तो यह है कि मैं तरुण सिन्हा हूँ। मिस्टर दीपक उपाध्याय और तरुण सिन्हा, हम सच को उगलवाने के लिए उंगली को टेढ़ा नहीं करते, झूठ को टेढ़ा कर देते हैं और फिर उसे उल्टा लटका देते हैं। सच अपने आप हलक से बाहर आ जाता है। इस केस का सबसे बड़ा झूठ तुम हो। तुम हाँ, मैं ही हूं दीपक उपाध्याय। गरिमा और नंदिनी दोनों ने इस बात को कबूल किया था कि पुलिस की हिरासत में जो आदमी था वो तरुण सिन्हा नहीं बल्कि वाकई दीपक उपाध्याय था, जो पूरी दुनिया के लिए कुछ दिनों पहले मर चुका था। आखिरकार दीपक ने भी अपनी असलियत को कबूल कर लिया। दीपक का कबूलनामा एक ऐसे भयंकर और क्रूर प्लान को रोशनी में लेकर आया जो उसने खुद रचा था अपने स्वार्थ के लिए। कार में जो बुरी तरह से जली हुई लाश रखी थी, लाश किसकी थी? दीपक, जीवन, समीर, जल्दी आओ। मैंने देहरादून की टिकट्स बुक कर ली है, फ्राइडे रात की। रिटर्न ट्यूसडे के लिए है, चलेगा ना? नाउ कम ऑन, गरिमा के साथ कोई एक्सक्यूज बना लेना काम को लेकर। ऑफिस में एक्सक्यूज बना लेना फैमिली हॉलीडे के बहाने। ओके, कल ही छुट्टी के लिए अप्लाई कर देना ऑफिस में, भूलना मत। नंदिनी, मेरे बारे में नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचा होता, इस घर के बारे में सोचा होता, जिसे बनाने के लिए दिन रात मैंने खून पसीना एक किया। दीपक, दीपक, तुमने और नंदिनी ने मिलकर मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की। मैं आखिरी सांस तक तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने? नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को। नंदिनी और मेरे अफेयर को छुपाने की मैंने लाख कोशिश की, छुपा नहीं पाया। सर, मैं उसे कह नहीं पाया कि अब मैं उसे प्यार नहीं करता। जीजा जी क्या कर रहे हैं आप? ये गरिमा का कोई ख्याल नहीं है? ऋषभ, ये क्या जीजा जीजा जी लगा रहा हूं? देखो, तुम पहले मेरे दोस्त थे ना, तो साले तो बाद में बने हो। मैं अपनी बहन का भाई हमेशा से था और रहूंगा। देखो ऋषभ, मैं नंदिनी से प्यार करता हूं,
और आगे भी करता रहूंगा। आपका ये प्यार मेरी बहन और उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा दीपक। मन करता ना यहीं पे तुम्हें जान से मार डालूं मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं उन तीनों को ऐसे ही छोड़कर चला जाऊंगा? तो पागल हो गए हो क्या? मैं उन तीनों की जिंदगी पूरी तरह से सेट करके जाऊंगा। वो भी खुश, मैं भी खुश। वादा करता हूं कि तू भी खुश रहेगा। गरिमा मुझे समझ ही नहीं पा रही थी, पर मेरा दोस्त, मेरा साला ऋषभ, वो समझ गया सर कि मेरे दिल में क्या था। मैं बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। मेरे मन में सुसाइड के ख्याल आते थे। मैं सोचता था कि खत्म कर दो ये सब कुछ, जान दे दो अपनी। तुम्हारे मन में जान देने के नहीं, जान लेने के ख्याल आ रहे थे। तुम सुसाइड नहीं, मर्डर करना चाहते थे। मर्डर। तुम्हारी मौत का ड्रामा तो झूठा था, लेकिन जो गाड़ी में जली हुई लाश थी वो मौत हकीकत थी। वो कैसे मारा गया? कौन था वो? देख ऋषभ, मेरी कंपनी 45 लाख का इंश्योरेंस देगी। लेकिन दीपक, कार में होगा कौन? अरे सुनो, अरे सुनो, ये लो। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? भूख लगी है? भूख लगी है? खाना खाना है? ये लो, खाओ। वो आदमी मेंटली ठीक नहीं है। रोज मेरे ऑफिस के आसपास ही दिखाई देता है। उसकी हाइट, उसकी बॉडी मुझसे काफी मिलती जुलती थी। ओए ब्रदर, ओए कैसा है? भूख लगी है? ओए भूख लगी है? भूख, खाना खाओगे? चलो आ जाओ। हाँ? बैठो बैठो बैठो। कौन था वो आदमी? सर मैं नहीं जानता वो कौन था। शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि वो कौन था। आरटीआई एक्टिविस्ट की आड़ में तुमने घिनौना षड्यंत्र रचा।
पर आरटीआई को लेकर वो धमकियां, क्या वो धमकियां वाकई तुम्हें मिल रही थी? उस प्रदीप की तरह तू भी पड़ाव चल रहा है, ये लास्ट वार्निंग है। मुझे मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी फैमिली पर कोई आंच। सर, क्या मेरी फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन मिल सकता है? पहले आरटीआई एक्टिविस्ट होने का नाटक, फिर खुद को धमकियां दिलवाने का नाटक, और अंत में खुद अपनी ही मौत की नौटंकी। इस ड्रामे में फरेब था, धोखा था और निर्दयी हत्या थी, और इस सब के बीच एक प्रेम कहानी भी थी, दीपक और नंदिनी की। इस अवैध प्यार की कीमत थी 45 लाख रुपए, जो बतौर इंश्योरेंस गरिमा को मिलने वाले थे। नाटक का लिखा गया अंत यह था कि दीपक उपाध्याय तरुण सिन्हा बनकर नंदिनी के साथ मुंबई में एक नई जिंदगी बसर करेगा। इस नाटक में ट्विस्ट कहां से आया था और क्यों आया था? दीपक ने खुद नंदिनी के पिता को फोन क्यों किया था? क्या इसमें कोई पुलिस के लिए छुपा हुआ निमंत्रण था? सर, मैंने अपना हुलिया तो बदल दिया था, पर लिखी गई किस्मत नहीं बदल पाया। इतने कम पैसों में क्या जिएंगे और क्या प्यार करेंगे दीपक? नंदिनी, बस थोड़े दिनों की बात है। अरे प्रॉब्लम यह है कि मैं तुरंत अपनी क्वालिफिकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता, शक होगा। और मुझे भी तो कोई नौकरी नहीं मिल रही है ना। दीपक, क्या ये दिन देखने के लिए हमने प्यार किया था? क्या अपना प्यार इतना कमजोर है कि तुम ये थोड़ी सी तकलीफें नहीं सह सकती? अरे मैं कोशिश कर रहा हूं ना। प्यार में सब्र होना चाहिए, सब्र। सर, यहां जब मैं दीपक उपाध्याय था तो करियर के काफी ऊंचे पायदान पर था, लेकिन जब मैं तरुण सिन्हा बना और मुंबई शिफ्ट हुआ तो मेरी हैसियत काफी कम थी, सैलरी कम थी, इसलिए ये जॉब नंदिनी को पसंद नहीं था। हमारे झगड़े होने लगे। उस वक्त मुझे एहसास हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने नंदिनी से कहा कि खत्म कर देते इस रिश्ते को। देखो नंदिनी, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तुम वापस चली जाओ। उसने नहीं माना। क्योंकि हमने शादी भी तो कर ली थी ना सर। शादी? तुमने नंदिनी से शादी कब की? मर्डर के बाद? और असली नामों के सर्टिफिकेट है? दीपक उपाध्याय, तरुण सिन्हा या फिर कुछ और? शादी दरअसल मर्डर के बहुत पहले कर ली थी, जब मैं गरिमा के साथ था। हाँ माँ, प्यार था वो, प्यार था वो। पूरी तरह से हो चुके थे हम एक दूसरे के। 1 साल पहले हम दोनों ने शादी कर ली थी और मुझसे ये सब लड़कों को देखने का चक्कर संभाला नहीं जा रहा था, सो भाग गई उसके साथ। तुम भाग गई उसके साथ, पर वो तुम्हें अपने से दूर भगाना चाहता था। मम्मी, क्या हम पापा को देख सकते हैं? देखना है तो देख लो बेटा, पर मैं नहीं जानती कि क्या वो वही आदमी है जो तुम दोनों से और मुझसे इतना प्यार करता। नहीं जानती मैं। कहां छुपा रखा ऋषभ को? मुझे सच में कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और ना ऑफिस से फोन किया। दरअसल सुबह से उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर, ऋषभ का फोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है। हमने उसका फोन ट्रैकिंग पे डाल दिया। जो भी हो, मुझे ये ऋषभ चाहिए किसी भी सूरत में। सर, पिछले 5-6 महीनों में 7-8 मिसिंग कंप्लेंट्स आई हैं। अब ये दीपक को आइडेंटिफाई करना होगा, उसने किस आदमी को मार डाला था। संजय मूर्ति सर, 5 महीने से मिसिंग था, मेंटल पेशेंट था। इसके माँ बाप इसे यहाँ इलाज के लिए लेकर आए थे। हमारा लड़का वो बीमार है, ट्रीटमेंट के लिए हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे।
मिस्टर मूर्ति, मिसेस मूर्ति, बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आपका बेटा संजय अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? पर कैसे? का मर्डर हो गया। क्यों? मुझे नहीं पता ऋषभ कहाँ। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि मेरा सगा छोटा भाई मेरे पति के साथ मिलकर एक मासूम आदमी का मर्डर कर सकता है, वो भी इसलिए कि मेरा पति अपनी प्रेमिका के साथ जीवन बसर कर सके। आपको ऋषभ ने यह बात कभी भी नहीं बताई कि आपके पति दीपक उपाध्याय और नंदिनी राजपूत ने 1 साल पहले शादी कर ली थी? शादी 1 साल पहले? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मुझे तो लगता है कि मेरा पति मेरा कभी था ही नहीं। उसने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया, ना ही मुझसे और ना ही उस नंदिनी से। दीपक उपाध्याय को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के चार्ज पर गिरफ्तार किया गया है। उस पर 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 201 के तहत डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, 420 फ्रॉड के लिए, 466 और 468 फॉर्जरी और चीटिंग के आरोप भी लगाए गए हैं। मर्डर के चार्जेस को छोड़कर बाकी सभी चार्जेस नंदिनी राजपूत पर भी लगाए गए हैं। गरिमा अपने पति दीपक को एक आरटीआई हीरो समझती थी। वो उसके नंदिनी के साथ चल रहे अफेयर को भी मजबूरन नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन जब उसे दीपक और नंदिनी की शादी और दीपक द्वारा किए गए मर्डर के बारे में पता चला तो वो विश्वास ही नहीं कर पाई। संजय एक मासूम और दिमागी रूप से कमजोर पेशेंट जो उस शहर में ट्रीटमेंट के लिए आया था, अस्पताल से भटक गया और सीधे एक भयानक मौत के जबड़े में जा गिरा। एक ऐसे भेड़िए के हाथों मारा गया जो अपनी ही मौत का नाटक रच रहा था। इंसान चाहे जितना नाटक रच ले, झूठ का जाल बुन ले, लेकिन एक सच हमेशा अटल रहता है, क्राइम नेवर पेज। चोरी हमेशा पकड़ी ही जाती है। कोई भी मुजरिम कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाता है। उसके घर और जमीर के दरवाजे पर या तो पछतावा दस्तक देता है या फिर कानून की हथकड़ी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।